नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 5 राज्यों में से 4 में मिली प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का व्यक्त किया आभार। कहा, ये जीत गांव, गरीब, छोटे किसान और लघु उद्यमियों के कल्याण पर है। हमारे फोकस का है नतीजा। पीएम ने कहा, देश के युवाओं को नई शक्ति और संसाधनों देकर बना रहे हैं हम आत्मनिर्भर। मध्य प्रदेश में गरीबों के मकान के लिए पहली बार एक ही वित्तीय वर्ष में की गई 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 6,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान सरकार के मजबूत संकल्प का उदाहरण। आलू के भाव बढ़ने से किसानों ने ली राहत की सांस। आलू आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार सामान्य ए श्रेणी के आलू का भाव 951 से 1,031 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं बी श्रेणी के आलू का भाव 801 रुपए में 951 रुपए प्रति क्विंटल। आलू के भाव में उछाल से किसानों के चेहरों पर आई चमक। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। पार्टी के इस प्रदर्शन का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि यहां से हम 2 पटरियों पर एक साथ तेजी से काम करने वाले हैं। एक तरफ गांव, गरीब, छोटे किसान और लघु उद्यमियों के कल्याण पर हमारा जोर है, दूसरी तरफ देश के संसाधनों और युवाओं को नई शक्ति देकर हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देश का युवा अपने हुनर और क्षमता से दुनिया को समाधान दे रहा है। यहां से हम 2 पटरियों पर एक साथ तेजी से काम करने वाले हैं। एक तरफ गांव, गरीब, छोटे किसान, लघु उद्यमी, उनके कल्याण पर हमारा जोर है। वहीं दूसरी तरफ देश के संसाधनों, देश की युवा शक्ति को नए अवसर देकर हम आत्मनिर्भरता के मिशन को तेज करना चाहते हैं। भारत का युवा आज अपने हुनर से, अपनी बुद्धि के बल से और अपनी क्षमता के उपयोग से दुनिया को समाधान दे रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर गरीब के मकान के लिए पहली बार एक ही वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 6,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान सरकार के संकल्प को दिखाता है। यह बजट किसानों के कल्याण का बजट है। किसान कल्याण की योजनाएं अभी इसी साल 7,618 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में दिए थे। इसके पहले 3,000 करोड़ रुपया आरबीसी 6.4 के अंतर्गत दिए थे। फसल बीमा योजना के लिए पर्याप्त प्रावधान है। किसानों को बिजली की जो सब्सिडी देते हैं लगभग 15,000 करोड़ रुपए की, उसके लिए प्रावधान है। फसल हानि पर राहत के लिए प्रावधान है। किसानों का उत्पाद गेहूं हो, धान हो, खरीदे, उसका प्रावधान किया गया है। मिलेट मिशन हो या प्राकृतिक और जैविक खेती, कृषि उत्पादक संगठन हो या फसल निर्यात को प्रोत्साहन, किसानों के लिए खाद, बीज और ऋण की उपलब्धता हो, इसलिए सहकारी संस्थाओं की सुदृढ़ीकरण, इन सब का ध्यान रखा गया है। कृषि के साथ साथ पशुपालन, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मछली पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगभग 20,027 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने प्रदेश के वर्ष 2022-23 के बजट को किसानों, गरीबों, महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों सहित सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी बताया। उन्होंने बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रस्तावित मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वागत योग्य है। इस क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावना है। साथ ही पशु चिकित्सा वाहनों के माध्यम से घर घर पहुंचकर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए 142 करोड़ रुपए के प्रावधान से पशु स्वास्थ्य सुधार से भी दुग्ध उत्पादन और पशुपालन उद्योग समृद्ध होगा। प्रदेश में वर्ष 2003 में लगभग 7,68,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। हमारी सरकार द्वारा विगत वर्षों में किए गए प्रयासों से आज कुल सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई। कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, प्राकृतिक खेती को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन। इन योजनाओं पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती अधिक बेहतर उत्पाद ला सकती है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। प्राकृतिक खेती को ये प्रोत्साहन देने वाला है और प्राकृतिक खेती अधिक बेहतर उत्पाद ला सकती है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और ये भी बता दें कि मकसद खेती की मौजूदा प्रणाली को बाधित किए बिना प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना है और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान उनके उत्पादों के विपणन के लिए सहयोग देते हैं। आम बजट 2022 में देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की भी घोषणा की गई थी और इसकी शुरुआत गंगा नदी के साथ 5 किलोमीटर के गलियारे वाले खेतों के साथ होनी थी। प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त परंपरागत खेती का एक तरीका है। अभी केंद्र प्रायोजित योजना परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत दिया जाता है इसे बढ़ावा और प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम के जरिए प्रोत्साहन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि राज्यपाल ने किसानों को सम्मानित किया है। जी हां, केला, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसान राधेश्याम सिंह पटेल पुरस्कृत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित किया है और राज्यपाल ने प्रदेश भर के 11 किसानों को सम्मानित किया है। राज्यपाल पहले ही मिर्जापुर को ड्रैगन फ्रूट हब घोषित कर चुकी हैं। पटेल नगर गांव निवासी राधेश्याम सिंह पटेल किसान इंटर कॉलेज राजगढ़ में अध्यापक हैं और 2017 में अध्यापक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद खेती करने के बारे में उन्होंने सोचा और खेती के लिए 2 हेक्टेयर भूमि थी, धान, गेहूं, आलू की खेती वो करने लगे थे और आय बहुत ही कम हुई तो राजगढ़ में आयोजित कृषक प्रशिक्षण में केला टिश्यू कल्चर की उन्होंने जानकारी ली। जिला उद्यान अधिकारी के मार्गदर्शन में 2017 में सर्वप्रथम 2.5 बीघा केले की खेती प्रारंभ की और 14 से 15 माह बाद तैयार केला लोकल बाजार में ही अच्छे दामों पर बिक गया। इससे किसान राधेश्याम को कुल 5 लाख रुपए की आय हुई। नवीन खेती और उसकी आय से प्रभावित होकर गांव के किसानों ने भी केले की खेती करने की इच्छा जाहिर की। पटेल नगर गांव के साथ आसपास के गांव में कुल 50 हेक्टेयर में केले की खेती की जाने लगी। वर्तमान में जनपद में कुल 250 हेक्टेयर में केले की खेती की जा रही है। किसान राधेश्याम को केला गुरु के नाम से भी सम्मानित किया गया है। किसान राधेश्याम जनपद में सर्वप्रथम ड्रैगन फ्रूट की खेती प्रारंभ उन्होंने की थी। अन्य किसान भी तेजी से ड्रैगन फ्रूट की खेती करने लगे हैं और मिर्जापुर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 3 मार्च 2021 को ड्रैगन फ्रूट हब घोषित किया था। परंपरागत खेती छोड़कर नवीन वैज्ञानिक विधि से खेती करने के कारण किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की क्लेम राशि के मामलों का 1 माह में निस्तारण कर भुगतान करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कृषि मंत्री ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से हाल ही में वार्ता की गई थी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने अवगत कराया कि उन्होंने इस संबंध में संयुक्त सचिव भारत सरकार से वार्ता की है और इस संबंध में एक टीम जयपुर आएगी। कटारिया ने विधायक बाबूलाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 7 जिलों में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले इस कंपनी की कोई शिकायत नहीं आ रही थी, लेकिन अब शिकायत आ रही है और इस संबंध में काश्तकारों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री से पत्राचार किया है। और अब हम आपको लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में इसकी सराहना की थी। ये जैसे डस्टबिन बन गया था, यहाँ पे ये पानी नहीं दिख रहा था, ये सब कुछ ज़मीन जैसा लग रहा था, इसमें घास उगी थी। लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं मंजूर अहमद वांगनू साहब के, वो यहाँ पे आए, उन्होंने इस पे काम स्टार्ट किया और जो आम नागरिक हैं उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा मदद की। हमने देखा अब लोग यहाँ नहीं आते, जो पहले आते थे कूड़ा करकट डालते थे, उनको भी ये लग रहा था कि ये कूड़े करकट का वो जहाँ डालते हैं वही जगह है। अब उनको भी एहसास हो गया कि नहीं, ये तो झील है, यहाँ का पानी नज़र आ रहा है। अब परिंदे भी वापस आ गए जो 30 साल में नहीं आ रहे थे। और आलू के भाव बढ़ने से किसानों ने राहत की सांस ली है। आलू आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि सामान्य ए श्रेणी के आलू का भाव 951 से 1031 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बी श्रेणी के आलू का भाव 801 रुपए से 951 रुपए रहा, जबकि सी श्रेणी का आलू, जिसे नीबल आलू कहा जाता है, उसके दाम 551 रुपए से 801 रुपए क्विंटल रहे। खाने में लाजवाब फुलवा आलू का भाव 1501 रुपए क्विंटल रहा। फुलवा आलू की पैदावार बहुत कम है, इस वजह से ना के बराबर किसान इस आलू की खेती करते हैं। एक किसान ने बताया कि फुलवा आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखे बगैर साल भर बालू में रखकर रोका जा सकता है, लेकिन मौजूदा समय में इस प्रजाति के आलू की खेती किसान ना के बराबर करते हैं। किसानों का कहना है कि आलू के भाव में उछाल आने से उनके चेहरों पर चमक आ गई है। जल जीवन मिशन के तहत पहली बार जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दूरस्थ इलाकों में काम शुरू हुआ है। इस योजना से घाटी के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के तहत पहली बार जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दूरस्थ स्थानों में काम शुरू हुआ है। यहाँ बात हो रही है राजौरी जिले के कोटरंका उपमंडल के खोदबनी गांव की, जहां अभी भी कुछ समय पहले तक पीने के पानी की उपलब्धता एक बड़ी समस्या थी। गांव में 1440 लोग रहते हैं। दूर दराज के पहाड़ों के बीच बसी इस आबादी के सामने सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की थी। अब जल जीवन मिशन के तहत आजादी के बाद पहली बार इस दूर दराज के इलाके में काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और पूरे गाँव में पाइपलाइन बिछाई जा रही है और घर घर में नल लगाकर पानी पहुँचाने का लक्ष्य है। पहले लोगों को पानी लेने के लिए 8-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। अब लिफ्ट स्कीम बनाकर पानी को पहाड़ पर पहुंचाया जा रहा है, जहां से फिर लिफ्ट के माध्यम से पानी पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंचाया जाएगा, जिसे पाइप के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जाएगा। काफी चक्कर लगाए हैं उस एरिया में और काफी फार ऑफ एरिया है। पैदल जाए कम हमें 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल जाके वहाँ पहुँचना पड़ा था, तो हमें पैदल जाना पड़ा था। लोगों को पानी लेने के लिए 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा था और नीचे जाना पड़ा था दरियाओं में। अब ये हमने एक लिफ्ट स्कीम बना के इस पानी को पहाड़ पे पहुंचाया है, नीचे से उठाया और दो लिफ्ट में बना के पहाड़ पे पहुंचाया और पहाड़ से फिर दोबारा वापस दूसरी तरफ पहाड़ से लोग रहते थे तो उन तक पानी पहुंचाया है। खोरबनी गांव में 99% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। लोगों को जल आपूर्ति के लिए प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसके लिए प्रत्येक दिन 3-4 घंटे का समय लगता है। लेकिन अब सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन योजना के तहत होने वाले काम के बाद पानी की आपूर्ति जल्द से जल्द पूरी होने की संभावना है। लोगों को इतनी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि आपने घर घर में जाके देखे महसूस किया, जब लोगों को कनेक्शन लगाने की जरूरत है लोग फर्स्ट में बाहर आते हैं और उन्हें कुछ उम्मीद है कि हम किसी इंडिया के साथ अब अटैचमेंट हुए। नहीं तो यहाँ एक बार 70 साल से यहाँ पैप कोई किसी के घर में नहीं पहुंची। ये एक फर्स्ट 70 साल के बाद ये घर घर में एक जल जीवन का ये मिशन का पानी चल रहा है। इससे लोगों का बहुत लोग खुश हैं और लोग मैं अपनी पंचायत की तरफ से, मैं एक पंच होने की वजह से मैं सब लोगों की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूं। लोग इस योजना के बाद काफी उत्साह में हैं।
सदियों पुरानी पानी की समस्या का हल लोगों को अब साफ नजर आने लगा है। पहले लोगों को किसी कार्यक्रम के लिए 2 दिन पहले से पानी इकट्ठा करना पड़ता था, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत होने वाले काम के बाद पानी की समस्या का एक स्थायी हल निकल जाएगा। लोग इस बात से काफी उत्साहित हैं और सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पानी हमें बहुत 2-3 घंटे में हमने आना पड़ता था, क्योंकि हमारी बेटियां जाती थी 2-3 घंटे जब पानी पे उधर से उठाकर सिर पे आनते थे, उनको बहुत दिक्कत थी। इस वक्त तो चल रहा है हमारा पैपों का काम। हम बहुत इंडिया के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारे जल जीवन तहत के ये पैपें चल रही हैं, तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य है सभी ग्रामीणों तक घरेलू कार्यशील नल कनेक्शन की व्यवस्था उपलब्ध करवाना। घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के साथ साथ स्थानीय जल संस्थानों के प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब राजौरी के इन दूर दराज इलाकों में इस योजना के सुचारू रूप से चालू होने से न केवल बरसों पुरानी समस्या का समाधान होगा, बल्कि लोगों का जीवन भी आसान हो सकेगा। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या रहा भाव। देश से होने वाले ग्वारगम के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 10% बढ़ा है। सरकारी एजेंसी एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में बीते 9 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 72,000 टन बढ़कर 2,41,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,69,545 टन का ही हुआ था। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात ग्वार के भाव की करें तो कृषि उपज मंडियों में ग्वार के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। नजर इसके हाजिर भाव पर डाले तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की मंडियों में ग्वार के भाव इस प्रकार रहे। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में 8 मार्च को ग्वार का भाव रहा 5,700 रुपए। 9 मार्च को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 5,800 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह 10 मार्च को ग्वार के भाव में 150 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 5,950 रुपए, जबकि गोलूवाला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ग्वार के भाव स्थिर ही रहे। यहां 8 मार्च को ग्वार का भाव था 5,000 रुपए। 9 मार्च को इसके सौदे 200 रुपए मजबूत होकर 5,200 रुपए पर हुए। इसी तरह 10 मार्च को ग्वार के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,200 रुपए पर बना रहा। देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती चरम पर है। अक्टूबर में मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी तिलहन अपने निर्धारित तय लक्ष्य से 25,41,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। अब तक कुल तिलहन की बुआई 1,02,79,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 83,69,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई 19 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं बात सोयाबीन की उपज की करें तो सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ सोयाबीन की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज 1,31,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सोयाबीन की उपज 1,26,10,000 टन रही थी। यानी इस साल सोयाबीन की पैदावार में 5,06,000 टन की बढ़त होने की उम्मीद है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है।
इस साल तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 71 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3 करोड़ 59 लाख 46 हजार टन रही थी। फिलहाल इन दिनों सोयाबीन की आवक कृषि उपज मंडियों में सीमित बनी हुई है। गुरुवार को गिनी चुनी मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 9 मार्च को पीली सोयाबीन का भाव रहा 6,905 रुपए। 10 मार्च को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 7,105 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 मार्च को सोयाबीन का भाव था 7,352 रुपए। 10 मार्च को इसके सौदे 52 रुपए लुढ़क कर 7,300 रुपए पर हुए। इसी बीच महाराष्ट्र की उमरखेड़ मंडी में पीली सोयाबीन के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 9 मार्च को पीली सोयाबीन का भाव था 6,500 रुपए। 10 मार्च को इसके सौदों में 400 रुपए की तेजी आई और भाव 6,900 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में 9 मार्च को पीली सोयाबीन का भाव रहा 6,550 रुपए। 10 मार्च को इसके सौदे 150 रुपए टूटकर 6,400 रुपए पर हुए। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद हवाई अड्डे पर किया गया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक 10 किलोमीटर लंबा किया रोड शो। इस दौरान मार्ग में लाखों लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत। वहीं प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा की सरकार बरकरार। 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा ने 255 सीट पर दर्ज की जीत। भाजपा की सहयोगी अपना दल एम ने 12 जबकि निषाद पार्टी ने 6 सीटों पर लहराया जीत का परचम। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खाते में आई 111 सीटें, जबकि सपा की गठबंधन सहयोगी रालोद को 8, जबकि सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी को मिली 6 सीटें। दूसरी तरफ कांग्रेस 2 और बसपा 1 सीट पर सिमटी। उत्तराखंड में भी भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सत्ता में की वापसी। जनता ने एक बार फिर भाजपा के विकास कार्यों पर लगाई मोहर। लोगों ने अगले 5 साल के लिए राज्य को विकास के पथ पर दौड़ाने के लिए सत्ता की चाबी सौंपी भाजपा को। उत्तराखंड के प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए हैं असंख्य विकास कार्य। गोवा में भाजपा के सुशासन पर मोहर लगाते हुए जनता ने एक बार फिर पार्टी की सत्ता में वापसी को किया तय। राज्य में 20 सीटों के साथ भाजपा बनकर उभरी सबसे बड़े दल के रूप में। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नजदीकी अंतर से अपनी विधानसभा सीट पर हासिल की जीत। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने का जनादेश मिलने के बाद बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और पार्टी नेताओं ने मनाया जश्न। पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में भी खिला कमल। राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता एन बीरेन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह को दिया जीत का श्रेय। बीरेन सिंह ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही इस जीत का मूल मंत्र। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिला स्पष्ट बहुमत। बहुकोणीय मुकाबले के बीच आम आदमी पार्टी ने पारंपरिक पार्टियों कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को दी मात। आप ने राज्य में 2/3 से अधिक सीटों पर दर्ज की जीत। ऑपरेशन गंगा के तहत शुक्रवार की सुबह एक और विमान पहुंचा नई दिल्ली। युद्धग्रस्त यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की A11954 फ्लाइट IGI हवाई अड्डे पर उतरी। इस फ्लाइट में 242 भारतीय छात्रों को लाया गया स्वदेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वदेश पहुंचे भारतीयों का एयरपोर्ट पर किया स्वागत। रेलवे ने तत्काल प्रभाव से लिनेन कंबल तथा अंदर के पर्दों पर लगाई गई पाबंदी को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का लिया निर्णय। अब ये चीजें उसी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी जिस तरह कोविड पूर्व अवधि के दौरान कराई जाती थी उपलब्ध। कोविड-19 के कारण महामारी तथा कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए ट्रेनों से यात्रियों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल किया गया था जारी, जिसमें लिनेन कंबलों तथा ट्रेनों के भीतर के पर्दों पर लगाई गई थी पाबंदी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।